मेरा एक रेस्टोरेंट था। एक लड़की वहाँ आती जो मुझे पसंद आ गई थी। वह रोज़ाना मेरे होटल से फ्री में खाना खाने आ जाती। एक दिन मैंने उसके पानी में नींद की गोलियाँ मिला दी, उसको होटल के कमरे में ले गया और उसका फ़ायदा उठाया। बाद में वो लड़की फिर न मिली। फिर मेरी शादी हो गई, मगर जब घूंघट उठाया तो मेरी जान ही निकल गई। ये तो वही मैं गांव से शहर आया था, नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। जब मुझे कोई नौकरी ना मिली तो मैंने अपने साथ लाया हुआ पैसा एक छोटे से होटल में डाल दिया। एक चाय के होटल से अपना काम शुरू किया। भगवान ने मेरे काम में इतनी तरक्की और लाभ दी कि देखते ही देखते मेरा चाय का होटल एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बदल गया। मेरा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था। हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। मैंने आज के ज़माने के लोगों के मुताबिक रेस्टोरेंट में छोटे छोटे से कैबिन भी बना दिए थे, जहां लड़के लड़कियां मुलाकातें किया करते थे। कैबिन के अंदर मैंने कैमरे भी लगाए हुए थे। रात में मज़े से बैठकर उनकी मुलाकातों की मंजर देखा करता था। जैसे छोटे से कैबिन में मोहब्बत के नाम पर वो सब कुछ होता जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने घर वालों से दूर अकेले ज़िंदगी गुजार रहा था और ऐसे में मेरे अंदर तन्हाई पलने लगी। इसलिए मैं इन वीडियोज़ के ज़रिए अपनी तन्हाई दूर कर लेता। कभी कभी मेरा भी दिल चाहता कि मुझे भी कोई ऐसा साथी मिल जाए, मैं अपनी तन्हाई को मिटाकर अपने जज्बात से बाहर निकल सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में किसी का साथ नहीं लिखा था। एक दिन जब उन जज्बात से चूर होकर मैंने ऐसा काम किया जो बयान नहीं किया जा सकता। मेरा रेस्टोरेंट लोगों से बहुत ज़्यादा भरा होता। ऐसे में एक लड़की रोज़ाना खाना खाने के लिए चली आती। वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर हमेशा बिना पैसे दिए निकल जाती। पर ऐसा नहीं था कि मुझे ये बात मालूम नहीं था, बल्कि मैं यह सोचकर उसे नज़रअंदाज करता आया था कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और किसी एक के पैसे ना देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शायद वो कोई गरीब और मजबूर लड़की थी जो मुझे पैसे नहीं देती थी। मेरे रेस्टोरेंट पर बहुत सारे वेटर भी काम कर रहे थे। मैं ज़्यादातर देखभाल का काम करता था, इसलिए मुझे ये बात मालूम थी कि वो हमेशा वेटर को चकमा देकर निकल जाया करती है। वो खूबसूरत और हसीन लड़की थी। कुछ दिनों से मेरे अंदर इस कदर जज्बात पैदा हुए थे कि इसे किसी और ही नज़र से देखने लगा था। एक दिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आकर बैठी, मैंने इसे कहा कि वो लास्ट के केबिन में जाकर बैठे, मैं इसे वहीं खाना भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हिचकिचा गई और कहने लगी, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं टेबल पर बैठकर खा लेगी। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि वो बिना पैसे दिए खाना खाती है और मुझे इस बात पर कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर वो केबिन में जाकर बैठ जाएगी तो मैं उसे अच्छा खाना लाकर दूंगा। हमेशा की तरह किसी को पता नहीं होगा कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। वह खुशी खुशी केबिन में चली गई। उसे ज़्यादा खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आँखों वाली हसीन सी लड़की जो शायद आज मेरा शिकार बनने जा रही थी। मैंने अच्छा सा खाना निकाला, उसके पास ले गया। मैंने उससे कहा वो आराम से खाना खा सकती है। वो इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हो गई। ऐसे तेज़ी से खाने लगी जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। मैंने खामोशी से उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने उसे सबसे आखिरी केबिन में बैठाया, जहां से एक दरवाज़ा मेरे कमरे की तरफ खुलता था। मेरा कमरा रेस्टोरेंट के पीछे ही था। क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैंने अपने रहने का इंतज़ाम भी रेस्टोरेंट के साथ ही कर लिया था। नींद की गोलियां मिला हुआ पानी पीकर वो कुछ ही देर में बेहोश हो गई। मैंने एक वेटर से कहा कि मैं केबिन के रास्ते अपने कमरे में किसी काम से जा रहा हूँ, इसलिए केबिन को भी अंदर से लॉक करके जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बहुत ही भीड़ का समय था, इसलिए वेटर को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके अंदर कोई है या नहीं। मैं केबिन में वापस आया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। फिर मैंने उस लड़की को वहाँ से उठाया और अपने कमरे में चला आया। मैंने होटल और कमरे के बीच का दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर दिया था।
वो खूबसूरत लड़की अच्छी तरह बेहोश हो चुकी थी। अभी 16-17 साल ही की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर तरस आया। फिर मैंने उसे थपकी देकर सुला दिया, मगर अगले ही दम में शैतान फिर से हावी हो गया और उसकी खूबसूरती मुझे उसके तरफ करने लगा। फिर मैंने कुछ ना देखा और फौरन ही उसके वजूद से अपने आप को महकाने लगा। वह कितनी तेज़ी से गुजर रहा था मुझे एहसास नहीं हो रहा था। उसका साथ पाकर तो मैं दीवाना हो गया। मैं भगवान को भी भूल गया था जो ऊपर बैठे मुझे देख रहे थे। तन्हाई में शैतान मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि वो किसी के घर की इज्जत है। एक दरिंदे के आगे वो मासूम सी लड़की शिकार हो चुकी थी। ये सब इस समय शुरू हुआ था जब पिछले कई साल से मैं लड़के लड़कियों की इस तरह एक दूसरे में गुम देखता। तब मेरे अंदर भी जज्बात उठने लगे थे और आज ये सब जो हो रहा था उन्हीं जज्बात का नतीजा था। मैंने ये लड़की के अकेलेपन और गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, मगर यही नहीं, मैंने उसकी बहुत सारी फ़ोटो भी बना डाली। 2 घंटे बाद जब उसे होश आया, वो तो खुद को अंदर कमरे में पाकर घबरा गई। वो फटी फटी निगाहों से खुद को देखती तो कभी मेरी तरफ देखती। उसने जल्दी से खुद को ढाक लिया और अपने खो जाने के एहसास से बुरी तरह रो रही थी। जब मुझे लगा कि वह शोर मचाकर सबको इकट्ठा करने लगी तो मैंने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। उसकी आवाज़ को उसके पास में ही गुम कर दिया था। मैं थोड़ी देर उसके सामने बैठा रहा। वो रोती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही कि मैं उसको जाने दूं, पर मैं ये सोचकर डर रहा था वो बाहर जाकर लोगों को कुछ बता ना दे। मैंने उसे खूब डराया धमकाया और कहा कि मैं चाहूँ तो उसे जलील और रुसवा कर सकता हूँ, ज़माने भर में बदनाम भी कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके रोने की आवाज़ बढ़ गई। मैंने उसे पकड़कर उठाया और खुद ही से खामोश करवाने लगा। उस बेचारी में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर का रास्ता लेती। वो पूरी तरह से लाचार थी। बहुत ही अच्छी लड़की होगी, तकलीफ़ उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। मैं अभी भी उसे घर नहीं जाने देना चाहता था, पर मुझे रेस्टोरेंट छोड़कर कमरे में आए बहुत समय गुजर गया था। मजबूरन मैंने उसे दूसरी तरफ से अपने कमरे से बाहर निकाला और वो खुद वापस रेस्टोरेंट चला गया। वह सिसकती हुई अपनी बर्बादी का मातम मनाती चली गई थी। उसके अंदर तो इतना हौसला भी नहीं बचा था कि वो मुझसे मेरे किए का हिसाब मांग सकती। मेरे अंदर जो इतने दिनों से आग भड़क रही थी, अब वो पाप के आंसू में बदल चुकी थी। मैं होटल में आकर वापस अपने कामों में लग गया था। किसी को भी कुछ पता नहीं चला था। सारा दिन अपने कामों से खाली होकर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो फिर से वही ख्यालात मेरे दिमाग में आने लगे। मुझे उस दिलरुबा की शिद्दत से याद आई थी, मगर अब वो मेरी पहुंच से बहुत दूर थी। पर फिर भी मैंने सोच लिया था कि जब वो दोबारा आएगी तो मैं उसे यही तस्वीर दिखाकर खुद अपने कमरे तक ले आऊँगा। सारी रात मैं बेचैनी से करवट बदलते रहा। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। यकीन था कि वह दोबारा खाना खाने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन मेरा इंतज़ार भी बेकार रहा क्योंकि वो नहीं आई थी। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। मैं शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा, पर उसे ना आना था, वो न आई। दिन तेज़ी से गुजरने लगी, लेकिन वह लड़की दोबारा मेरे होटल नहीं आई। मैं उसकी फटी फ़ोटो देखकर ही दिल बहला रहा था। होटल में रोज़ कम उम्र के जोड़े आते, उनके वीडियोज़ भी मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा कर देती। मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मम्मी गांव से शहर आ गई। अब वो मेरी शादी करके ही वापस जाने का इरादा रखती थी और मम्मी ने मुझे पूछा कि तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है। मैं क्योंकि गांव वाला था इसलिए मुझे एक इज्जतदार लड़की चाहिए थी। मैंने मम्मी को साफ साफ कह दिया था
कि वो मेरी शादी एक शरीफ और इज्जतदार लड़की से करे। मम्मी ने पूछा कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी। पल भर के लिए मेरी आंखों में उसी लड़की का सपना लहराया, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत बर्बाद कर चुकी थी। मेरे अलावा भी न जाने कितने मर्दों ने उसकी बेबसी का भरपूर फ़ायदा उठाया था। मैंने मम्मी से कह दिया, आप अच्छे से देखभाल कर किसी शरीफ लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दे। अगले 2 दिन में ही माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं हैरान था कि मम्मी को शहर आए 4 दिन भी नहीं गुजरे और इन्हें शहर में लड़की भी मिल गई। मम्मी कहने लगी, बहुत ही नेक और शरीफ लड़की उन्होंने मेरे लिए देखी है। वो लोग गरीब हैं पर शरीफ हैं, उनके जैसा कोई नहीं। मम्मी ने बताया वह मेरे पीछे बाजार जाने के लिए निकली थी जब उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई। उस लड़की ने माँ को रोड पार करवाने के लिए सहारा दिया। माँ ने इतनी देर में उसके बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर दी थी। मैंने मम्मी से कहा, मैं ऐसे कैसे किसी दूसरे से शादी कर सकता हूँ? पहले मैं खुद इन लोगों से मुलाकात करूँगा। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ के लोग इतने नेक और शरीफ नहीं होते। मम्मी ने अगले ही दिन सब लोगों से बात की, मुझे मिलवाने उनके घर ले गई। वो लोग वाकई बहुत नेक और शरीफ थे। गरीबी इनके घर से टपक रही थी। लड़की की मम्मी ने कहा कि लड़की अंदर कमरे में मौजूद है, मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ। यह सुनकर मैं फ़ौरन ही कमरे में गया। वहाँ एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर पहली नज़र में मैं फ़िदा हो गया। उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की, वो सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। मैंने भी इससे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं वापस बाहर आ गया। मैंने मम्मी को शादी के लिए रजामंदी का इशारा दे दिया। लड़की के घर वालों ने कहा वो जल्दी से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसी हफ्ते में ये शादी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को भी गांव वापस जाना है। शादी के नाम पर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने होटल के पीछे वाले कमरे को ही पूरी तरह से सही करवा दिया। सारा सामान भी खुद ही खरीदा। मैंने लड़की के घर वालों से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो लोग वैसे भी बहुत गरीब थे। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस लड़की से हमारा विवाह हो गया। मेरी माँ उस लड़की को विदा करवा कर घर ले आई। मैंने अपने कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को देने के लिए एक सोने की अंगूठी भी खरीदी थी। बहुत कम उम्र और हसीन थी। मैं ये सोच सोच कर ही पागल हो रहा था, क्या वो मेरी पत्नी है? मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं कमरे में पहुंचा। वो घूंघट के अंदर सर झुकाए बैठी थी। मुझसे तो एक पल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। फ़ौरन ही उसके पास गया, घूंघट पलट दिया। उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि मैं किसी भयानक सपने में जी रहा हूँ। ये वो लड़की नहीं थी जिसे मैंने शादी के लिए देखा था। ये तो कोई और लड़की थी। ये तो वो लड़की थी जिसे मैं पहले ही अपना कर चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि फूलों की खुशबू से मेरा दम घुट रहा है। मैं अविश्वास से उसका चेहरा देख रहा था। वो एक धीमी सी मुस्कुराहट लिए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह जीत गई हो। मैं उसके पास से उठकर खड़ा हो गया। मैंने गुस्से से उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी पत्नी कहाँ है? वो कहने लगी, आपकी पत्नी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह मेरी छोटी बहन है। आपको क्या लगता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी को खुशियों से आबाद कर लेंगे? आपको आपके किए का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अगर आपने ऐसा सोचा था तो ये आपकी गलती थी। इंसान को अपने किए की सज़ा हर सूरत में भुगतनी होती है। मैं आपके होटल में खाना खाने के लिए आती थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जब मैं घर का सौदा लेने के लिए निकलती तो मुझसे भूख बर्दाश्त ना होती। नहीं मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं वहाँ सौदा खरीद सकूँ। इसलिए मैं आपके होटल पर आकर खामोशी से खाना खा लिया करती। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। ये बात आपके होटल के वेटर जानते थे और मेरे खाने के पैसे भी वो लोग बाद में भर दिया करते थे। लेकिन आपको शायद ये लगा कि मैं इसका फ़ायदा उठाकर पैसे दिए बगैर फ़रार हो जाती हूँ।
अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत था तो आप मुझसे पैसे भरने को कहते, लेकिन आपने मेरी गरीबी और भूख का ऐसा फ़ायदा उठाया कि अपनी भूख मिटाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक खाने के बदले मुझे अपनी इज्जत से हाथ धोना होगा। और आप जैसा इंसान जो खुद को इज्जतदार गाँव वाला कहता है, वो एक शहरी लड़की की इज्जत को बर्बाद कर देगा। उस दिन के बाद से मैं कभी आपके रेस्टोरेंट पर नहीं आई। मैं भूखी ज़रूर थी, लेकिन बुरी चरित्र की नहीं थी कि इज्जत का सौदा करती। उस दिन के बाद से मैंने आप पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती थी। मुझे आपसे बदला लेना था। मेरे पापा एक मरीज हैं, मेरी माँ घरों का काम करके थोड़े से पैसे कमाती। हमारे घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था, लेकिन हम इज्जतदार होना कायम रखे हुए थे। पर आपने मेरी ज़िंदगी से सब कुछ मिटा दिया। आप पर नज़र रखते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे जब मैंने देखा आपकी मम्मी गांव से आई हुई हैं। मैंने जानबूझकर आपकी माँ से नज़दीकी बढ़ाई। मुझे पता चला वो आपके लिए लड़की देख रही हैं। उनको खुद ही ये बता दिया कि मेरे घर वाले भी मेरी शादी के लिए फ़िक्रमंद है। हम सादा और शरीफ लोग थे, हर कोई हमारी शराफत की गवाही दे सकता था। आपकी माँ को मैं पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। उन्होंने खुद ही रिश्ते की बात की। मेरे लिए यह सबसे बेहतर तरीका था आपसे बदला लेने का। आपकी माँ ने बताया था कि आपको इज्जतदार और शरीफ लड़की चाहिए। मैं इज्जतदार और शरीफ लड़की ही थी जिसे आपने दागदार कर दिया था। इसलिए ये दागदार लड़की आप ही के नसीब में लिखी जानी चाहिए थी। अब आप जाकर अपनी माँ को खुद बताएंगे कि मैं एक दागदार औरत हूँ जिसे आपने खुद दागदार किया था। उसकी बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपनी माँ को कैसे बता सकता था कि मैंने एक लड़की की इज्जत पर हमला किया, उसे बर्बाद किया। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी कि मेरी माँ को मेरी हकीकत का पता चला तो वो मुझे मरते दम तक माफ़ नहीं करेगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये बात मेरी माँ को न बताना। कहने लगी, ज़िंदगी भर आपको ये रिश्ता निभाना होगा, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना लूटा पीटा वजूद किसी और के हवाले करे। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने अपने ख्वाहिश की खातिर उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। वो मुझे बता रही थी कि वह कितनी गरीब और लाचार थी। आज मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि उसे अपने कमरे में देखकर मुझे भी उसकी हैसियत मालूम हो रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। वो कह रही थी वो ज़िंदगी भर मुझे माफ़ नहीं कर सकती, पर मेरे साथ रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इसी तरह मुझसे बदला ले सकती है। इंसान का पाप लौटकर वापस ज़रूर आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जिसे बेबस और कमज़ोर समझकर अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाया, वो अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ही कमरे में बैठी थी। मुझे अपने पाप का एहसास हो गया था। मैंने सोच लिया, अब मैं अपने होटल के केबिन में से कैमरे भी हटाऊंगा और ऐसे लड़के लड़कियों को बैठने की जगह नहीं दूंगा जो अपने समय के लिए एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसे लड़के लड़कियों को जगह न बनाई जाए तो शायद वो पापों से बच जाए। मुझे यकीन था आने वाले दिनों में मेरी मोहब्बत पाकर मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। उसका हसीन रूप पहले से जैसा ही खूबसूरत था, लेकिन अब उसे देखकर मेरी नज़र खुद झुक जाया करती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।